हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आप नमस्ते भारत में हम 3 एंकर्स आपके सामने रखने वाले हैं वो खबर जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। चीन के वुहान से आया कोरोना वायरस अब पहुंच चुका है भारत में अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको लगातार कह रहा है डू नॉट पैनिक, सावधान रहिए लेकिन पैनिक मत कीजिए। देखिए, छठा मामला आगरा से सामने आया है। इससे पहले नोएडा का एक शख्स जो इटली से आया था वो इन्फेक्टेड पाया गया था। देखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सावधानी बरतिए, सावधानी सबसे बेहतर उपाय है। आइए आपको बताते हैं कि भारत में किस तरह से कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा है, क्योंकि अब इसकी दहशत उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना की दस्तक से हड़कंप मचा है। कोरोना से संक्रमित लोगों के 3 मामले केरल, एक नोएडा, एक तेलंगाना और एक आगरा में मिले हैं। यूपी के नोएडा के एक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद नोएडा के 2 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। तो वहीं छठा मामला आगरा से सामने आया है। आगरा में कोरोना वायरस को लेकर 13 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस से मची दहशत को देखते हुए नोएडा में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। 807-662-3612 और 6396776904 ये वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इसके अलावा जिले में 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी, डॉक्टर्स और हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। कोई भी चीज होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आगरा में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि के बाद डर की स्थिति न बने, इसके लिए जिलाधिकारी नारायण सिंह ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जब तक कोरोना वायरस को लेके एक सेंसिटिविटी बनी हुई है, तब तक आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना अवॉइड करें। साथ ही आपस में मिलने पर एक जो हमारी हाथ मिला के ग्रीट करने की परंपरा है, उसको भी कम कर सकते हैं। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई अस्पतालों के अधीक्षक शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत में एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर 14 देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, जिनमें चीन, नेपाल, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान, सिंगापुर, ईरान, इटली, मकाओ के लोग हैं। 21 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है, 12 मेजर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और 65 माइनर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। हम नेपाल के साथ जो जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं, 5 स्टेट्स के बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 10,24,922 लोगों की अभी तक हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। तो देखा आपने किस तरीके से भारत में कोरोना वायरस ने दे दी है दस्तक, और इसी को लेकर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस बीच हमारे साथ ज्योति गुप्ता जी जुड़ गई हैं। आपका इनसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये प्रिंसिपल हैं डीपीएस साहिबाबाद की। मैम, जिस तरीके की खबरें सामने आई, बहुत डराने वाली ये खबर थी कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 2 स्कूल, चूंकि वहां पर इस तरीके की आशंका जताई जा रही है कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं कुछ बच्चे। आपके स्कूल की क्या सिचुएशन है? आपको नहीं लगता जैसे हालात है स्कूल बंद कर दिए जाने चाहिए? मुझे लगता है कि इस वक्त ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स को और बच्चों को अवेयर किया जाए कि कैसे इसको रोका जा सकता है, सबको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इतना पैनिक करेंगे कि सारे कंट्री के स्कूल्स बंद कर देंगे, तो इस वक्त तो बोर्ड एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, सारे के सारे देश में सभी स्कूलों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उतना पैनिक नहीं करना चाहिए। पर सबको ये बताना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको रोक सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, क्योंकि यूनिसेफ ने भी अपनी एडवाइजरी दी है और हर तरफ से एडवाइजरी आ रही है। बच्चों को कैसे हाथ धोना है और बारी बारी सैनिटाइज करना है, कैसे अपने नाक को मुंह को छूना नहीं है, और किसी भी अगर सरफेस पे वायरस है तो उसको मतलब अपने हाथ बारी बारी अपने मुंह की तरफ नहीं लेके जाने,
क्योंकि वायरस भी जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। लेकिन आपने जैसा कहा कि सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताना चाहिए, एक दिन बताकर और फिर स्कूल बंद किए जा सकते हैं। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सेफ्टी मेजर्स की बात की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, और स्कूल अपने आप में सिर्फ क्राउडेड प्लेस और बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं, और आपको नहीं पता है कि कौन सा बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, मतलब पिछले 1-2 दिनों में वो किसके संपर्क में रहा है। तो ऐसी सूरत में स्कूल बंद करना ज्यादा मुफीद नहीं होगा? नहीं, हमें बताना चाहिए पेरेंट्स को और बच्चों को कि अगर उनके घर में कोई भी ऐसा है जो इन्फेक्टेड है, चाहे वो पेरेंट है चाहे वो बच्चा है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजे, मतलब एक कैरियर बन के वो दूसरे बच्चों के लिए ना आए। तो वो एक जिम्मेदारी बच्चों को समझाना और पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी है। और ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग अगर डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाएं तो वो जो सरफेस पे वायरस है वो किल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अगर कपड़ों में है तो कपड़े धोए जा सकते हैं, हाथों में है तो वो 10 या 12 मिनट आपके हाथों में वायरस रहता है। तो अगर आप हाथ धोएंगे और आप स्कूल्स ये इंश्योर करेंगे कि वहां पे डिसइंफेक्टेंट्स है तो वो ऐसे फैलेगा नहीं। हाँ, इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे ज्यादा है कि अगर उनके आसपास या वो किसी के भी संपर्क में आए हैं जिसको कि ये वायरस या कोई एक नॉर्मल फ्लू भी है तो वो बच्चों को अपने घर पे रखें। जी ज्योति जी, आपने हिदायत दी पेरेंट्स के लिए, अच्छी बात है। वैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा अलर्ट है, पेरेंट्स तो वैसे भी डरे हुए हैं, लेकिन आज तमाम देश के पेरेंट्स प्रिंसिपल्स से, देश की जितने बड़े स्कूल्स हैं, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से भी बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। क्या प्रिंसिपल्स इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्कूल सैनिटाइज हों? क्या वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि टीचर्स खासतौर पर इंडिविजुअली हर बच्चे को एजुकेट करें? और क्या स्कूल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कहीं इन्फेक्शन पाया जाता है बच्चे में तो तुरंत एहतियात बरती जाए? बिल्कुल, ये एडवाइजरी जो है वो ऑलरेडी स्कूल्स में इशू हो गई है और हम लोगों ने न सिर्फ एडवाइजरी इशू करी है, एक हमने फॉर्म भी भरवाया है जिसमें हमने पूछा है कि वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या वो किसी के संपर्क में आए हैं पिछले 1-2 दिनों में, तो ये सब कुछ एक फॉर्म में हमने पूछ के उसकी भी एहतियात बरती है। अभी हम लोग जो हैं क्योंकि मैं गाजियाबाद से आती हूँ तो फिकी अराइज और IMA और हमारा गाजियाबाद सहोदया जो है वो सब लोग इकट्ठे होके एक वर्कशॉप भी सब स्कूल्स के लिए, सब प्रिंसिपल्स के लिए, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स को हम लोग वहां इनवाइट कर रहे हैं जहां पे ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। परसों ये वर्कशॉप हमने रखी हुई है और इंडिविजुअल तौर पे हम लोग अपने अपने स्कूल्स की सैनिटाइजेशन की भी बात रख रहे हैं और हर पेरेंट को हमने सर्कुलर भी दिया है और ये फॉर्म भी भरवाया है। बड़ी अच्छी पहल आप जो बात कह रही हैं उसमें मेरा सवाल ये है कि बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल यही होने वाला था कि वर्कशॉप्स रखी जा रही नहीं। मेरा सवाल ये है कि मैम, बड़े स्कूल जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी समझदारी आपने बता दिया, छोटे बच्चों को किस तरीके से इससे बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि उनको नहीं पता वो क्या टच कर रहे हैं, वो किसके साथ बैठ रहे हैं, स्नीज करते वक्त मुंह को ढकना है। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं छोटे बच्चों को। जब एक छोटा बच्चा नर्सरी में भी आता है हमारे पास, उसको जो टीचर कहती है वो एक दफा अपने माँ बाप को घर जाके जरूर कह सकता है कि आप गलत है, मेरी टीचर ने ये मुझे बताया था, मुझे ये सब करना है। तो वो बच्चे वो एहतियात बरतते हैं। आप उनको कहिए आपको 10 बारी हाथ धोना है तो शायद बड़े बच्चे 8 ही दफा धोएंगे, वो गिन के 10 बारी जाएंगे और अपना हाथ धोएंगे। बेसिकली खाने से पहले उनको अपना हाथ धोना है, किसी से हाथ मिलाना नहीं है, किसी को कांटेक्ट में नहीं लेके आना है। बच्चों को ये बताना है कि यू हैव टू ओनली टेक केयर ऑफ योर ओन बॉडी, यू डोंट हैव टू टच एनीबडी। अगर आप किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, किसी को टच नहीं कर रहे हैं, किसी भी मतलब फालतू में दरवाजे की नॉब को या किसी चीज को आप टच नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा वायरस, क्योंकि ये वायरस एयर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हवा से हमारे पास आ रहा है, हवा से भी आ सकता है अगर आपको छींक आ रही है। हाँ, और अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा आपके सामने है, वो भी अगर आपको विजिबली दिख जाता है कि कोई खांस रहा है या कोई किसी की नाक बह रही है या किसी की आंखों में से पानी बह रहा है, तो उससे दूर रहना है।
तो बेसिकली जैसे ही कोई बच्चा स्कूल में किसी को नजर आएगा तो उसको उसी वक्त पैक कर दिया जाएगा घर पे। पर हम चाहते हैं कि पेरेंट्स जो है वो इस चीज को समझें और अपने इन्फेक्टेड बच्चों को या इन्फेक्टेड फैमिलीज के बच्चों को स्कूल भेजे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ज्योति तनेजा थी, डीपीएस ज्योति गुप्ता माफ कीजिएगा, और साहिबाबाद डीपीएस की प्रिंसिपल हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बातें कही इन्होंने कि बच्चों को किस तरह। हाँ, विकास देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के अलावा भी एक नर्वसनेस का वायरस है। मैम एग्जाम सामने है, ऊपर से ये अलग मुश्किल बच्चों के लिए हो गई है, डबल नर्वसनेस हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको लेकर भी आप जो बच्चे या फैमिलीज देख रही हैं उस पर कुछ बोलें। जी, मैं तो ये कहूंगी कि पैनिक नहीं करें, ये टाइम पैनिक करने का नहीं है। इसमें हम सबको जो है एकजुट होके ये देखना है कि ये जहां है वहीं थम जाए और फैले नहीं, और उसके लिए जरूरी है कि हम एहतियात बरतें, बच्चे पढ़ाई करें और पढ़ाई करते समय ये देखें कि वो अननेसेसरीली बाहर घूमे नहीं, वो अननेसेसरीली कहीं पे और जाए नहीं। अगर ट्यूशन सेंटर्स वगैरह में भी जा रहे हैं तो वो देख के जाएं कि वहां पे। माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एहतियात तो बरती है लेकिन एग्जाम में आप लोग स्कूल बंद नहीं करेंगे? नहीं, स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसी पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं नर्वसनेस का वायरस आ जाएगा उसमें, उसकी जरूरत नहीं है। अगर हम लोग सब इंडिविजुअल तरीके से एहतियात बरतेंगे तो कोई चीज बंद करने की जरूरत नहीं है। करियर कोई भी इसका जो वायरस का वाहक है वो इंडिविजुअल हो सकता है, और एक को अपने इंडिविजुअल एफर्ट करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और टिश्यूज का इस्तेमाल करें, टिश्यूज को आप डस्टबिन में फेंकें, या अगर आप छींक रहे हैं तो वो जैसे एहतियात आया कि अपनी एल्बो में करिए। वो सब अगर बच्चे करते हैं तो उनको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जितने एग्जाम सेंटर्स हैं, जितने स्कूल्स हैं जहां पे एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, वो सब डिसइंफेक्टेंट्स यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स इन्होंने दिए कि देखिए ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कौन से ऐसे प्रिकॉशंस ले ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। मथुरा के बरसाने में लड्डू मार होली के साथ होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए इस लठमार होली का पूरी दुनिया इंतजार करती है, क्योंकि होली में भी ये यूनिक होली है, लेकिन इस बार बरसाने की लठमार होली के रंग में भंग पड़ता दिख रहा है। अब होली के रंग में अगर भंग पड़ जाए तो इससे ज्यादा बुरा सुनकर आपको क्या लगेगा? इसके पीछे एक वजह है, क्या है वो वजह, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। मथुरा में संस्कृति विभाग की तरफ से श्रद्धालुओं का ये अलग अलग जत्था लड्डू मार होली के साथ शुरू होने वाले 12 दिवसीय रंगोत्सव के लिए श्रीजी मंदिर जा रहा है। संस्कृति विभाग की एक झांकी 12 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की आज शुरुआत होगी लड्डू की होली। इस मशहूर लड्डू की होली में जो होरियारे होते हैं वो एक दूसरे पर फूलों और रंगों के अलावा लड्डू फेंकते हैं। लेकिन चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस का ऐसा खौफ है कि विदेशी सैलानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। कोरोना वायरस का असर इस बार ब्रज की होली पर भी नजर आ रहा है। यहाँ आने वाले हजारों की संख्या में विदेशी इस बार नदारद हैं। ये मथुरा के उस लाडली मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, जहाँ से लड्डू मार होली की शुरुआत होती है, जो बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से होली का रंग कैसे फीका पड़ रहा है। प्रशासन भी सख्त है, उसकी वजह से लोगों को पहले चेक किया जा रहा है कि आखिर उनमें कोरोना का वायरस है या नहीं। अगर वो फिट होते हैं तो उनको एंट्री दी जाती है। अब यात्रियों को इस वजह से दिक्कत हो रही है। इस बार विदेशियों की तादाद जो है वो कोरोना वायरस के चलते कम है, एहतियात बरती जा रही है, मास्क दिए जा रहे हैं, और फिलहाल होली की रंग में कुछ न कुछ भंग इस वजह से जरूर पड़ा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, बरसाना। हम आपको दिखाने वाली है हमारी सबसे बड़ी प्रस्तुति, और उसका नाम है सच्चाई का सेंसेक्स, जिसका इंतजार आप सुबह से कर रहे थे और हम भी कर रहे थे, क्योंकि ये खबर जो आप देखने जा रहे हैं ये आपको झूठ से सीधे सीधे बचाएगी। जी हाँ, झूठ से पर्दाफाश करेंगे हम सोशल मीडिया के। लेकिन हमारे साथ कोई खास मेहमान जुड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर जीसी वैष्णव, जो कि सीनियर डॉक्टर है एनएमसी हॉस्पिटल में, और हम इनसे बात करेंगे कोरोना वायरस और उससे जुड़ी सावधानियां और बीमारी पर। लेकिन उससे पहले कुमकुम कुछ बताएं। जी हाँ, उससे पहले
हम बता दें आपको, पूरी दुनिया जानलेवा कोरोना वायरस की दवा खोज रही है। अब तक इस बीमारी की दवा मिली भी नहीं है। कहा जा रहा है कि गर्मी होने तक ही हो सकता है कि बीमारी का कोई उपाय मिल पाए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर में एक डॉक्टर साहब हैं जो कोरोना वायरस से बचने की दवा होने का दावा कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कुछ पोस्टर्स भी लगवाए। देखिए, यही सबसे बड़ा झूठ है और देश को झूठ से बचाने के लिए एबीपी न्यूज ने सच्चाई का सेंसेक्स शुरू किया है। सच्चाई के सेंसेक्स में हमने मुजफ्फरनगर में कोरोना की दवाई के दावे की पड़ताल की है और आप भी इस स्टोरी को देखिए और अपने करीबियों के साथ इसे शेयर कीजिए। www.abplive.com पर जाइए और इस स्टोरी को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ और देखिए कोरोना से बचाने वाली दवा के दावे का आखिर सच क्या है। मुजफ्फरनगर की दीवारों पर लगा ये वो पोस्टर है जिसमें कोरोना से बचने के लिए मुफ्त दवा देने का दावा है। पोस्टर में लिखा गया है कि हफ्ते में 3 दिन गुरुवार, शनिवार, रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कोरोना की दवा मुफ्त में पिलाई जाएगी। जगह गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर का जिक्र है। दावे की पड़ताल करते हुए हम मुजफ्फरनगर के होम्योपैथिक डॉक्टर राकेश शर्मा तक पहुँचे, जिन्होंने इस पोस्टर को लगवाया है। हमने उनसे पूछा कि वो कौन सी दवा है जो वो दे रहे हैं और इसका चुनाव उन्होंने कैसे किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आर्सेनिक एल्बम दे रहे हैं। कैसे चूज किया आपने दवाई की? हमारे यहाँ होम्योपैथिक में सिम्टम के आधार पे दवाइयों का सिलेक्शन होता है। जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, अधिकतर सिम्टम जिस दवाई से मेल खाएंगे वो दवाई का चुनाव होकर किया जाता है। डॉक्टर राकेश शर्मा ने लक्षण के आधार पर आर्सेनिक एल्बम दवा देने की बात कही। हमारा अगला सवाल था कि क्या उन्हें यकीन है कि ये दवा कोरोना में कारगर है। उनका जवाब आपको सुनना चाहिए। तो आपका दावा है कि आपकी दवाई से कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा? दावा तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन मैंने कहा कि अधिकतर संभावनाएं जो है वो उसी आर्सेनिक एल्बम से मिलती हैं और इससे वो बचा जा सकता है। कोरोना पर सच और झूठ की पड़ताल करते हुए हम मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भी पहुंचे। उन्होंने जो कहा वो कोरोना पर झूठ को बेनकाब करने वाला था। आयुर्वेदिक में या हमारे नॉलेज में अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे की वजह से कोरोना वायरस को बच जाए। इसका भ्रमात्मक प्रचार जो हो रहा है उसके लिए मैंने जिला होम्योपैथिक अधिकारी को आज एक पत्र भी लिखा है। इसके बारे में सभी तथ्यों की पूरी जानकारी करके मुझे 1 या 2 दिन में अपनी पूरी व्याख्या प्रस्तुत करें। हमारी पड़ताल में साफ हुआ कि कोरोना के लिए अभी कोई दवा नहीं है और कोरोना से बचने के लिए दवा का दावा करने वाला ये पोस्टर झूठा है। तो यहाँ कोइंसिडेंस देखिए, जो स्टोरी अभी आपने देखी ना, ये देखिए, ये फॉरवर्डेड मैसेज मेरे फोन में भी आया था जहां पर आर्सेनिक एल्बम 30 का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी और ये कहते हुए कि आयुष मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड दैट यू शुड टेक दी आर्सेनिकम एल्बम 30 टू अवॉइड इन्फेक्टिंग विद कोरोना वायरस। यही तो दिक्कत है ना कि सोशल मीडिया में खबर उठती है और उसके बाद फैल जाती है और इसी झूठ का हम पर्दाफाश आज से सच्चाई के सेंसेक्स में करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो वक्त डॉक्टरों के लिए और सजग होने का है। अब डॉक्टर ही इस तरह का झूठ फैलाएंगे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, मतलब ये डॉक्टर्स के लिए भी, उनकी पेशे के लिए बड़ा खतरनाक है और कम से कम ऐसे माहौल में तो बचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं होम्योपैथी में कि सिम्टम के तौर पे देते हैं, अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के सिम्टम वही हैं जो नॉर्मल फ्लू के सिम्टम होते हैं। फीवर, सोर थ्रोट, कॉफ एंड कोल्ड। उसके बाद जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो वो एक अलार्म बजता है जिसमें कि पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए और उसमें एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं हम, जैसे स्वाइन फ्लू के लिए ओसेल्टामावीर है, लेकिन कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई दवाई इजाद नहीं हुई है। एक मेडिसिन है रेमडेसिविर, इट्स एंटीवायरल मेडिसिन जो रिसर्च पे है। अभी उनको चूहों में और गिनी पिग में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले 3 महीने तक आशा है कि वो मार्केट में आ जाएगी। तो अभी अगर कोरोना वायरस के लक्षण है तो कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की जा रही है, क्या क्या करे मरीज? देखिए, सारे वायरल इन्फेक्शन में, फ्लू में
दवाइयाँ वही चलती हैं कि आप फीवर को कंट्रोल करिए, आप सोर थ्रोट को कंट्रोल करिए, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करिए एंड कोल्ड एंड कॉफ की दवाई दीजिए। मेरा जो सजेशन रहेगा पेशेंट से कि एंटीबायोटिक्स मत लें, क्योंकि वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है जब तक कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको ना हो जाए। और एंटीबायोटिक से हमने देखा है कि केसेस बिगड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर वैष्णव, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करके बचे ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो हम ये जानना चाहेंगे आप अपने हमारे दर्शकों को इस वक्त बता सके कि क्या कुछ वो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ हद तक तो बचा जा सके। इसमें अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और क्राउडेड प्लेसेस में विजिट करना बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें उसको। और सबसे सिंपल साबुन और पानी से हाथ धोएं, इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है। सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो है नेक्स्ट आते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसमें होता है वो बड़ा इफेक्टिव है इसमें। लेकिन इस जो सोप वाटर, हाथ से साबुन से हाथ धोना वो इतना अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम होगा या पता नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कि कोरोना वायरस एक एनवेलप्ड वायरस है। इसके बाहर ऑयल एंड फैटी लेयर की कोटिंग होती है। जब हम साबुन से हाथ धोते हैं और पानी से उसको हाथ को साफ करते हैं तो ये कोटिंग खत्म हो जाती है और ये कोरोना वायरस जो है इनफेक्टिव हो जाता है। ये हमारे शरीर और हमारे इम्यून सिस्टम को इन्वेड नहीं कर पाता। तो सोप एंड वाटर जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड है हाइजीन का, उसको हम जरूर इस्तेमाल करें। और जब हम ट्रेवल करते हैं किसी वक्त को न छुएं, और अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने खांस रहा है पहले तो उसको हम सजेस्ट करें कि आप रुमाल ले लें अगर उसके पास मास्क नहीं है, और उससे कम 1 मीटर की दूरी पे आप खड़े रहें। जी, कुछ सवाल जवाब हमने खास तौर पर तैयार किए हैं ताकि दर्शक और क्लैरिफाई हो पाए, क्योंकि देखिए अब होली आ रही है और होली त्योहार ही रंग लगाने का है, एक दूसरे से गले मिलने का है। ऐसे त्योहार में आप कितना भी बचाव करेंगे तो ह्यूमन कांटेक्ट से बच नहीं पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हाइजीन की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए पीछे ये जो हाइजीन कितना जरूरी है। और ये हालांकि हाइजीन कॉन्शियसनेस हमारे समाज में है नहीं, इसको हमें बेशर्मी से मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए कोरोना वायरस में कौन कौन सी चीजें हैं जो हाइजीन से जुड़ी हुई हैं जिसका आप सबको ख्याल रखना पड़ेगा। और देखिए बहुत छोटी चीजें हैं, बात वायरस की नहीं है, ये हमें वैसे भी ध्यान रखनी चाहिए। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? इंसान से फैलता है, इंसान को फैलता है, सीधे संपर्क में, छूने से फैलता है कोरोना वायरस। अगर आप किसी के सीधे संपर्क में आ रहे हैं, वो छींक रहा है या उससे हाथ मिला रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं, तो फिर ये कोरोना वायरस फैलेगा। सीधे संपर्क में छूने से फैलता है। कोरोना को लेकर एक और जागरूकता अभियान एबीपी न्यूज का सवाल ये कि क्या इंसान से इंसान में फैलता है? हाँ भाई, इंसान से इंसान में ही फैलता है, छींकने से फैलता है, खांसने से फैलता है, हाथ मिलाने से फैलता है, गले मिलने से फैलता है। और इसके अलावा तमाम ह्यूमन कॉन्टैक्ट अगर आप रखते हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा सावधानी से आपको रखने होंगे। सर देखिए, WHO भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। वो अपनी तरफ से कह रहा है कि जो तमाम मिथ्स इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे हैं उसको बस्ट करने की कोशिश WHO कर रहा है। लेकिन इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस पुख्ता तौर पर सरकार को आगे आना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को बाकायदा लोगों को इन्फॉर्म एजुकेट करना चाहिए, आपको लगता है उतनी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन लोगों के बीच अभी है इस वायरस को लेकर? देखिए, वायरस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में पिछले 1 महीने से हम सुनते आ रहे हैं और सोशल मीडिया में, क्या न्यूज़ में और आप लोगों के न्यूज़ चैनल में इसके बारे में काफ़ी बातें बताई गई हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसके बारे में उनको नॉलेज है। अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते और इसके लिए हमें अपना पर्सनल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर खाना खाएं और पानी पिएं रेगुलरली और ढंग से सोएं। और उन लोगों के लिए स्पेशली ये 30 से और 80 साल के लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उन लोगों को जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, एल्डरली लोग हैं, उनमें और जिनके सांस के मरीज हैं, दमा के मरीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के मरीज, उनको बहुत बच के इसमें रहना पड़ेगा। और इसमें नॉर्मली अच्छी बात यह है कि जितनी भी डेथ हुई हैं वो सब 9 साल से ऊपर के लोगों की भी है। इन्फेंट से 9 साल के बच्चों तक अभी तक कोई किसी की डेथ नहीं हुई। जी, 2 सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे लूँगा। एक तो हाथ धोने के लिए, हैंड सैनिटाइज करने के लिए और क्या सुझाव आप दे सकते हैं पानी और साबुन के अलावा? और दूसरा, हमने देखा कि आयुर्वेदिक तरीके भी बताए जा रहे हैं कि तुलसी लीजिए, गिलोय लीजिए, अदरक लीजिए, इससे भी कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है। तो क्या ये भी इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, विटामिन सी प्रिवेंट करता है फ्लू और एलर्जी से। तो जो तुलसी है या अदरक है या नींबू है, गिलोय है, इससे आपकी इम्यूनिटी, बेसिक इम्यूनिटी बढ़ सकती है। लेकिन उसके साथ अगर आप
फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने को प्रॉपरली रख रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, प्रॉपर पानी पी रहे हैं, ठीक साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और बेसिकली जो सैनिटाइजर है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर काफ़ी इफेक्टिव है इसमें, जिसमें 60 to 70% अल्कोहल की मात्रा होती है, और एक सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे मैंने बताया था, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ये जो नॉर्मल जो हैंड सैनिटाइजर है वो ज़्यादा इफेक्टिव इसमें नहीं है। मतलब कि मेडिकल शॉप से खरीदें, और जो नॉर्मल सैनिटाइजर्स है उससे बेहतर अगर आपको मेडिकल शॉप से मेडिकेटेड सैनिटाइजर मिलते हैं वो ज्यादा बेहतर होंगे। मैं चेक कर रही थी, है इसमें सैनिटाइजर है, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि जो सैनिटाइजर में लेके बैठी हूँ उसमें अल्कोहल कंटेंट है। अच्छी लेकिन एक सवाल, क्योंकि बहुत पैनिक हो गया है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर, और हर आदमी को लगता है कि कोरोना वायरस हो गया मतलब तो अब तो गए, अब तो बचना मुश्किल है, तो ये परसेंटेज क्या वाकई इतना जबरदस्त है? इसमें जैसे आपने स्वाइन फ्लू के टाइम पे देखा होगा, और नॉर्मल वायरस में भी देखिए, नॉर्मल वायरस भी उतना ही डेंजरस होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस दे रिकवर ऑन देयर ओन, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वायरल के सिम्टम हो रहे हैं, कृपया आप घर के अंदर रहें, आप रेस्ट करें, अपना खान पान और उसका ध्यान रखें, और अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें, अगर बुखार हो गया तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, कोल्ड की दवाई ले सकते हैं। सिम्टम जब बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। और जो निमोनिया होता है इसमें स्वाइन फ्लू में, ये कोरोना वायरस में, वो निमोनिया ज़रा खतरनाक माना जाता है, जिसमें सांस की तकलीफ होने लगती है और पेशेंट वेंटिलेटर में चला जाता है। वैष्णव साहब बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं, उसमें मैंने एक बात पकड़ी हुई है, आपने कहा कि जो केसेस अब तक आए हैं उसमें ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं, और मैं ये पढ़ भी रही थी कि वो पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, यानी जो पहले से बीमार है उसके बीमार होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और इसमें अदरवाइज माइल्ड सिम्टम्स हैं वो अपना भी ठीक हो जाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि कृपया कर एंटीबायोटिक्स मत लीजिए, उससे प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन एक सवाल ये, क्या हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस मर जाता है? कोरोना वायरस से प्रभावित होने के चांसेस कम हो जाते हैं? नहीं, हैंड ड्रायर से इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें केवल हैंड सैनिटाइजर जो अल्कोहल बेस और सोडियम हाइपोक्लोराइड बेस होते हैं उसमें, और सिंपल साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए 20 सेकंड तक अगर साबुन और पानी से आप हाथ धोएं तो उसमें ये इसके मरने की संभावना हो जाती है। ये सरफेस पे जो है 48 घंटे तक रह सकता है। अगर किसी ने, कोई बीमार पेशेंट ने या कॉफ कोल्ड वाले ने कोई जगह छुई है तो वो 48 घंटे तक उसमें वायरस जिंदा रह सकता जी। है। डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन आपकी बात को लेकर फैल सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्लियर कर दें आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जो मौतें हुई हैं उनमें ज्यादातर 9 साल की उम्र से ज्यादा लोग हैं, बच्चे अभी इसकी चपेट में मौत के आंकड़े में नहीं आए, बीमारी के आंकड़े में आए हैं। लेकिन स्कूल्स में पैनिक हो गया है। दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स देखिए, लगातार 2 स्कूल बंद हो गए। प्रिंसिपल हमारे साथ कुछ देर पहले मौजूद थी, तो फिर ये 2 कॉन्ट्रडिक्ट बातें तो नहीं हो रही है? तो अगर ऐसा है तो फिर स्कूल्स में पैनिक क्यों हो रहा है? देखिए, ये पैनिक इसलिए है कि तकलीफ तो सबको होती है, और जिस तरह से न्यूज में इतने डेथ हुई हैं, अभी यूएस में कुछ डेथ्स हो गई हैं, उसको हम अगर देखें तो अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। अगर किसी बच्चे को कोरोना वायरस हो जाता है और घर पे वो एल्डरली है, वही बच्चा अगर घर जाएगा तो घर में एल्डरली आदमी को या जो बीमार है ऑलरेडी उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए, टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ वायरस, हम ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। पैनिक मुझे लगता है कि होना नहीं चाहिए किसी को भी। मैं देख रहा हूँ कि लोग मास्क लेके पहन रहे हैं, कोई सिम्टम नहीं है उनको। जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनको कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, उनको केवल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और जिनको कॉफ कोल्ड या कोई परेशानी है वो जरूर मास्क पहने। वैष्णव साहब, हमने इबोला देखा, हमने स्वाइन फ्लू देखा, अब कोरोना वायरस की बात हो रही है। हालांकि इसका वैक्सीनेशन अभी इन्वेंट नहीं हुआ, रिसर्च चल रही है, लेकिन क्या मौत की दर की जब बात करें तो कंपेरेटिवली ज्यादा है या कम है अगर हम उन बीमारियों से कंपेयर करें तो? देखिए, अभी नंबर ऑफ केसेस जो अभी न्यूज में पड़ा था कि नंबर ऑफ केसेस कुछ ज्यादा हैं, रिपोर्ट कुछ कम हुई हैं, तो उस हिसाब से परसेंटेज अभी उतना ज्यादा नहीं है जितना एबोला या स्वाइन फ्लू में था, या एक मिडिल ईस्ट वायरल सिंड्रोम आया था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इस बीमारी को जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS, कोविड कोरोना वायरस डिजीज 19 नाम दिया है। ये इसकी अभी तक परसेंटेज उतनी ज्यादा नहीं है जितनी प्रीवियस वायरल। फिर इसको सबसे खतरनाक वायरस क्यों कहा जा रहा है? WHO ने भी अपनी एडवाइजरी में कहा है कि टेररिज्म से भी ज्यादा, आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक। ये इसलिए कि इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है। और बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी होता है। और अगर हम
बात कर रहे हैं, हमारे मुंह से अगर जो हमारे जो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स भी निकल रहे हैं तो ये भी इफेक्ट आपको कर सकता है। और नजदीक मतलब रिलेशंस में, घर में अगर एक हुआ होगी, आपने पढ़ा होगा जो जेंटलमैन मयूर विहार वाले, उनके साथ के जितने लोग थे उन सबको आइसोलेशन में रखा गया है। तो इट्स ए वेरी विरुलेंट काइंड ऑफ वायरस, और इसलिए इसमें पैनिक है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जब भी किसी बीमारी का होता है वो एक बहुत बड़ी तादाद में बिल्कुल, और इसीलिए डरा रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी दूसरे नंबर पे तो हम ही है, हम ही देश है। और एक सवाल मैं चाहती हूँ कि इस पर और ले कि एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी डॉक्टर साहब कि हमारे हाथ से ज्यादा गंदे, हमारे बाथरूम के लॉकर से ज्यादा गंदे हमारे ये स्क्रीन्स हैं फोन के। ये बात सही है, हमारे फोन के जो स्क्रीन्स होते हैं बहुत ज्यादा बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होते हैं। अब आप हाथ धोएंगे तो स्क्रीन से कैसे बच जाएंगे? मतलब ये मैं चाहती हूँ कि इसकी सफाई पर भी आप लोग। इसकी सफाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये अभी एक और नॉलेज में व्यूअर्स के बताऊंगा कि अभी रिसेंट आर्टिकल आया कि उस पर ये फीसेस के थ्रू भी आपके मल के साथ भी ये वायरस निकलता है। तो अगर आप वहाँ लोकल हाइजीन प्रॉपर नहीं करते हैं, मोशन पास करने के बाद अपने हाथों को ढंग से नहीं धोते हैं, नाखून ढंग से नहीं धोते हैं, तो उससे भी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सवाल मैं और लूंगी छोटा सा, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोरोना वायरस से आप इन्फेक्ट हो गए, फिर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन तो इजाद हुई नहीं है, किस तरीके से उस शख्स को रखा जाता है जो इन्फेक्टेड होता है? अगर कोरोना वायरस कंफर्म केस है तो उसको आइसोलेशन में रखते हैं, और जो भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जाता है उनके लिए प्रॉपर एक ड्रेस होती है वहाँ पे जाने के लिए, और जो भी अगर रिलेटिव्स कोई जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्रॉपर ड्रेस होती है, और उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में रखा जाता है। तो देखिए, डॉक्टर जीसी वैष्णव ने हमें इतनी सारी जानकारियां दी। अगर आप ये शो नहीं देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके या मोबाइल ऐप पर जाके दोबारा से देख सकते हैं, और कोरोना वायरस से कैसे बचना है, क्या इलाज है, क्या दूसरे तरीके हैं, हैंड सैनिटाइजेशन पर कितना जोर देना जरूरी है, वो सब डॉक्टर साहब ने हमें बताया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस की लड़ाई में अब वर्ल्ड बैंक भी आ चुका है सामने। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना की रोकथाम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का दुनिया के लिए ऐलान किया है। करीब 75,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक तुरंत दे देगा। 70 से ज्यादा देश कोरोना से प्रभावित हैं। ये देश हर तरह के देश हैं, विकसित देश भी हैं, विकासशील देश भी हैं। हमने देखा ईरान से भयानक तस्वीरें आ रही हैं। ईरान जो कि गरीबी से ग्रसित देश है, वहां अपने कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं, इसीलिए एक बहुत बड़ी राहत, वित्तीय राहत यहां पर वर्ल्ड बैंक ने दी है। यूपी के बस्ती में फर्जी आधार कार्ड दिखाकर वेस्टर्न यूनियन बैंक से विदेशी करेंसी निकालने का मामला सामने आया है, जिसमें 4 बदमाशों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गिरोह का मुखिया लखनऊ में कारोबार करता है और अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। यूपी के कन्नौज से भूमि विवाद पर गुंडागर्दी का एक मामला भी सामने आया। यहां कुछ दबंगों पर एक छात्रा के साथ मारपीट करने और गोली मारने की धमकी देने का आरोप है। छात्रा ने इस पूरे मामले का वीडियो डीएम को दिखाया, जिसके बाद डीएम ने एसडीएम को फटकारा और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सन 1998 में हैदराबाद में सीरियल ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी किया। मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में टुंडा को बरी कर दिया। युवक के फायरिंग करने का वीडियो यूपी के फतेहपुर पीरपुर का है, जो वायरल है, जहां 3 दिन पहले दो पक्षों में विवाद हो गया था। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। पुलिस ने 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे बड़ी बैठक होनी है, जिसमें देश के बड़े अस्पतालों के अधीक्षक और सभी स्वास्थ्य सेवाओं के डीजी मौजूद होंगे। कोरोना वायरस के खतरे के बाद देश में दवाइयों के दाम बढ़े। बाजार में मास्क और सैनिटाइजर्स की बिक्री बढ़ी, जिसके बाद सरकार ने 26 दवाइयों के निर्यात पर रोक लगा दी है। वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को सांझी छत में अब 24 घंटे प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में चना और हलवा दिया जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल में भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। एक मुस्लिम परिवार ने बेटे की शादी के लिए हिंदू रीति रिवाजों से शादी का कार्ड छपवाया, तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मार्च का महीना आते ही मथुरा के लोग होली के रंग में रंग जाते हैं। बरसाने के लाडली मंदिर में भी सैकड़ों श्रद्धालु अबीर गुलाल से होली खेल रहे हैं। चीन में कोरोना के कहर का अब भारतीय बाजारों में भी असर दिख रहा है। होली के लिए लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद की
बाजार में चीनी वस्तुएं गायब हैं। केरल के त्रिवेंद्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया था। बाइक रैली में सिर्फ महिलाएं शामिल हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर के पित्रेश्वर हनुमान धाम में नगर भोजन का आयोजन हुआ है। यहां प्रतिष्ठा समारोह में 10 लाख लोगों के लिए नगर भोज का आयोजन किया गया है। 7 किलोमीटर लंबी पंगत में 25,000 कार्यकर्ताओं को खाना परोसा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हजीरा पुलिस स्टेशन इलाके में 18 साल के लड़के ने फांसी लगाकर जान दी। परिवार वालों का आरोप है कि लड़के ने पबजी गेम के कारण खुदकुशी की। ओडिशा के कालाहांडी में हाथी ने 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा। भवानी पटना से रामपुर जाने वाली बस के ड्राइवर ने हाथी को देखकर बस रोकी। हरिद्वार के निर्मल अखाड़े की पालतू हथिनी पवन कली की 80 वर्ष की उम्र में मौत। पवन कली के पैर में कैंसर था। साधु संतों ने अखाड़े में ही भू समाधि दी। महाराष्ट्र के यवतमाल में 10वीं की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने स्कूल में जमकर नकल की है। स्कूल की दीवार फांदकर कुछ लड़के छात्रों को पर्चियां पहुंचा रहे थे और नकल करवाने वाले लड़कों का वीडियो सामने आया है। स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दावा किया जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बताया यह जा रहा है कि एयरपोर्ट पर पूरी तरह से जांच की जा रही है, लेकिन सच क्या है? वाकई सच क्या है ये हमारी रिपोर्ट आपको दिखाएगी, क्योंकि सच आपके सामने वो हकीकत रखेगा जो आपको चिंता में डाल सकता है। क्या विदेश से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट में वाकई जांच हो रही है सही तरीके से? देखिए, इसी चीज की, इसी अफवाह की पड़ताल हमने की है, एबीपी न्यूज की टीम ने की है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची एबीपी न्यूज की टीम और पड़ताल में जो कुछ दिखा वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां विदेश से आने वाले लोगों से बात की हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने। यहाँ उतरने के बाद स्क्रीनिंग वगैरह नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं, फॉर्म नहीं भरा गया? कुछ नहीं। क्या आप अंदर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे को तो डर लगता है ना। हाँ। लेकिन होना चाहिए। फॉर्म वगैरह भी नहीं कुछ नहीं। अंदर क्या काउंटर वगैरह लगा हुआ है कोरोना को लेकर? नहीं, कोई नहीं, मैंने नहीं देखा। अंदर एयरपोर्ट पर क्या कोरोना से रिलेटेड संबंधित आपकी कोई जांच हुई, कोई स्क्रीनिंग हुई? नहीं, कोई नहीं। मैं कोई कोरोना से बीमारी नहीं देखेंगे। अभी अंदर में बहुत अच्छा है, बहुत सबको अच्छा काम करे। कोई फैसिलिटी नहीं है अंदर कि तुम्हें वहाँ पे ले जाएगा। एक आदमी अभी अंदर उल्टी कर रहा था, उसको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। तो हम वही बात कर रहे थे कि क्या हालत है कि जो आदमी वहाँ पे इतनी देर में यूएस में तो उसको हॉस्पिटल ले जाते, पर वो आदमी 10 मिनट तक वहीं पे इमिग्रेशन ऑफिस के सामने उल्टी कर रहा है, पर कोई उसको हेल्प करने है। तो ये हाल दिल्ली एयरपोर्ट का है। यहाँ विदेश से आने वालों का कहना है कि सिर्फ उन देशों से आए लोगों की जांच हो रही है जहाँ कोरोना का संक्रमण है। ऐसे हालात मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर भी है। मैं दुबई से जांच का कोई ये नहीं है, तो दुबई वालों के लिए कोई जांच नहीं है, लेकिन बाकी जहाँ से जैसे कि ज़्यादा इन्फेक्टेड जो कंट्रीज़ है उनके लिए जांच है, वहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और स्टाफ सबको अवेयर कर रहा है कि भाई जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई कंट्री से आए हुए अलग अलग कंट्री से, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको बता दें कि तेलंगाना पहुंचा संक्रमित यात्री दुबई से आया था, इसलिए एयरपोर्ट पर आने वाले सभी विदेशियों की जांच जरूरी हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बावजूद इसके ऐसे हालातों में भी एयरपोर्ट पर जांच को लेकर लापरवाही जैसे हालात क्यों हैं?